लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे जैसे जैसे आते जाएंगे। ये पीडीएफ जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो नोट्स हैं वो भी फ्री आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गए हैं, कहीं से भी उनके भी पैसे मत दे दीजिएगा। कई लोग खतरनाक हैं, वो फ्री नोट्स के भी पैसे मांग लेंगे। उनमें एक हल्का सा मैं आपको कंटेंट जो सारणी है कि कितने चैप्टर्स हैं वो भी ऐड करके एक बार एक और फाइल में शेयर कर दूंगी। कई लोगों को प्रिंट करने में दिक्कत आ रही है, हम देखते हैं अगर इसका हम कुछ कर सकते हैं तो। कई लोग कर भी ले रहे हैं प्रिंट। तो टेलीग्राम चैनल से ये वाली पीडीएफ भी, क्योंकि इसमें कुछ मैप वगैरह मैंने यूज किए हैं तो आप रिवीजन के तौर पे आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ्स आपको मिल ही जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और जवाब दीजिएगा। पोल में आंसर करेंगे और अपने उन दोस्तों को बता देंगे जिनको नहीं पता है कि क्लास शुरू हो गई है, क्योंकि 2 दिन से हुई नहीं है और आज हमारा समय भी थोड़ा सा लेट है। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था लाइव क्लास का। सेल्फी कह रही हैं, नाम ही आपका सेल्फी है, आपने अपने आप को ये तोहफा दिया है अपना नाम सेल्फी रख करके? बताइएगा एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। मैं इवेंट्स में बिजी थी प्रभात। मैंने कम्युनिटी टैब में बताया भी था कि 2 दिन क्लास नहीं होगी, टेलीग्राम पे भी बताया था। जो लोग पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल या देखते ही नहीं हैं उनको नहीं पता लगा होगा कि मैं कहाँ थी, अदरवाइज मैंने बताया था, है ना। प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी समस्या देखते हैं कि कैसे हो पाएगा। ठीक है ना, चलिए आ जाइए, जुड़ते जाइए, जवाब देते जाइए और कॉफी चाय जो मिले पीते जाइए। शौर्य ने हमारे लिए बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। उससे पहले आप जवाब देंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। बहुत ही बढ़िया, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ईवीएस में सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल ना छोड़ें इस समय पे, और ऑनलाइन वाले तो जरूर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द हाउस ऑफ अ पेशेंट, एक पेशेंट है, एक रोगी है, उसका हाउस कहाँ है? पॉइंट एक्स पर है। एंड देन द हॉस्पिटल वेयर ही इज गेटिंग हिज ट्रीटमेंट इज एट वाई। फिर जो हॉस्पिटल है वो है वाई पर, यानी एक व्यक्ति है, एक रोगी है, एक पेशेंट है जिसका जो घर है वो एक्स पॉइंट पर है और उसको हॉस्पिटल जाना है वो वाई पॉइंट पर है। अब सीधा रास्ता बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि सीधा रास्ता होगा तो फिर तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। देयर इज नो स्ट्रेट लेन फ्रॉम द पेशेंट्स हाउस टू द हॉस्पिटल, यानी पेशेंट के घर से हॉस्पिटल तक कोई स्ट्रेट लेन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक, देयरफॉर द पेशेंट फर्स्ट गोज टू अ प्लेस, गोज टू ए, यानी पॉइंट ए जाएगा विच इज 800 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स, यानी 800 मीटर ड्यू है एक्स के। चलो इसको लिख लेते हैं, साथ साथ पढ़ते चलेंगे। जो लोग जवाब दे पा रहे हैं सही उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए मान लेते हैं व्यक्ति खड़ा हुआ है, सेंटर में रखिए हमेशा व्यक्ति को, यहां पे ये एक एक्स पॉइंट है और यहां से वो 800 मीटर किधर जा रहा है? ए पॉइंट के पास 800 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ एक्स। तो एक्स का ईस्ट किधर होगा? ईस्ट इधर ही होगा भाई, पूर्व की अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये 800 मीटर कहां चले गए व्यक्ति? एक्स, ए पर पहुंच गए, यहां से जाके ए पर पहुंच गए। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, 4 दिशाएं जो जरूरी हैं, मेजर दिशाएं हैं हमें पता है। नॉर्थ जिसको उत्तर कहते हैं, साउथ जिसको हम दक्षिण कहेंगे, ईस्ट पूर्व है और वेस्ट आपका पश्चिम है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। इसके बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, जहां पे आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिलेंगे आपको। यहां होगा साउथ वेस्ट, ये बिल्कुल बेसिक है, फिर भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ, साउथ ईस्ट, क्योंकि इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना। कई लोग ऐसे होंगे जिनको इन क्वेश्चंस से पहले देख के भाग जाते होंगे। फिर आता है इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, ये 8 मुख्य चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ। तो ये व्यक्ति 800 मीटर ईस्ट चल के पहुंच गया ए पॉइंट पर, ठीक, ऑफ एक्स, देन गोज टू बी। अब इसको बी पे जाना है, ए पे रुक के कहां काम चलेगा? वाई तक पहुंचना है, हॉस्पिटल तक पहुंचना है। तो बी पॉइंट विच इज 600 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए, यानी 600 मीटर ड्यू है किधर? साउथ की तरफ। बी पॉइंट साउथ में, साउथ तो भाई नीचे ही जाना होगा, सिंपल सी बात है ना। 600 मीटर ड्यू साउथ बी पर पहुंच गया ये व्यक्ति। ठीक है, जो पेशेंट था, देख रहे हो कितना मेहनत करके जाना पड़ रहा है बीमारी में भी बेचारे को। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ये कह रहे हैं अब सी पे भी जाएगा, पेट नहीं भर रहा, पॉइंट से पॉइंट घुमा रहे हैं बेचारे बीमार व्यक्ति को। देन टू सी विच इज 150 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी, यानी फिर वो कहां जाएगा? सी तक पहुंचेगा विच इज 150 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी, यानी वेस्ट के कितने हैं? 150 मीटर बी पर है। अब बी का जो वेस्ट है 150 मीटर, वो इधर होगा कि इधर होगा? नॉर्मली ईस्ट हमारा इस साइड है और वेस्ट इस साइड है। अब वेस्ट इसका इस साइड नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो फेस है वो ऐसे खड़ा हुआ है। जब वो नीचे ऐसे खड़ा हुआ साउथ की तरफ से, तो उसका वेस्ट फिर यहां इस तरफ चेंज हो जाएगा, हमारा ईस्ट और उसका वेस्ट होगा। ठीक है, 150 मीटर ही जाएगा, ज्यादा दूर नहीं। ठीक, और ये पहुंच गया सी पॉइंट पर। 3 जगह घुमा चुके हैं हम बेचारे व्यक्ति को।
विच इज 150 मीटर ड्यू हो गया, एंड फाइनली रीचेस द हॉस्पिटल वाई विच इज 100 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ तो ऊपर ही होगा, सी के नॉर्थ में है 100 मीटर, तो सी का नॉर्थ जो है 100 मीटर वो यहां कहीं होगा, ये 600 मीटर है, 100 मीटर नॉर्थ सी, और अब कहां पहुंच गया, ये वाई पर पहुंच गया जो कि हॉस्पिटल था। अब इतना भी आपने सॉल्व कर लिया और लास्ट की लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी तो इन क्वेश्चंस में 1 नंबर मजाक मजाक में चला जाता है। ठीक है, मजाक मजाक में 1 नंबर चला जाता है यदि हमने लास्ट की लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी। हमें पता है ये है पॉइंट एक्स जो है व्यक्ति का होम, ठीक, ये प्रैक्टिस से थोड़ा इजी हो जाएगा, इतनी देर नहीं लगेगी, ये तो हम टाइम लेके कर रहे हैं इसको, और ये है हॉस्पिटल वाई। अब हमें ये देखना है क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वाई से एक्स की तरफ पूछा है या एक्स से वाई की तरफ, यानी हॉस्पिटल टू होम पूछा है या होम टू हॉस्पिटल, क्योंकि दिशा बदल जाएगी, क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछा है यहां क्वेश्चन में हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द डायरेक्शन ऑफ द पेशेंट्स हाउस इज, यानी कि अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या है। अस्पताल से पूछा है, हॉस्पिटल से कहां पेशेंट के हाउस की दूरी पूछी है। ठीक है, हॉस्पिटल से पेशेंट के हाउस की दूरी पूछी है, यानी हॉस्पिटल से घर के घर है, ये नहीं पूछा घर से हॉस्पिटल के घर है। तो अब यहां गड़बड़ हो जाएगी, कई लोग अभी भी 40% लोग गलत आंसर दे रहे हैं। हॉस्पिटल यानी यहां से घर किस साइड है, तो घर पहले तो नॉर्थ जाना पड़ेगा, ऊपर नॉर्थ जाएगा ना व्यक्ति ऊपर की तरफ, और फिर वेस्ट जाएगा। ठीक, तो नॉर्थ वेस्ट में है घर, नॉर्थ वेस्ट में है, और अगर दूरी आप निकालेंगे, वैसे दूरी यहां पूछी नहीं है, तो 500 मीटर ये है आपका बचा हुआ, और 950 मीटर ये हो गया, तो मतलब वो 1000 प्लस तक पहुंच जाएगी जो दूरी होगी। बट दूरी ऐसे पूछता नहीं है इतनी उलझा करके, दूरी जब पूछता है तो बहुत इजी होता है कि बस आपको इतना ही कैलकुलेट करना होगा। तो नॉर्थ वेस्ट शुड बी द राइट आंसर, यानी उत्तर पश्चिम। बी ऑप्शन दे रहे हैं 40% लोग, जो कि गलत है। साउथ वेस्ट नहीं हो सकता ना, साउथ वेस्ट वो कहेगा जो यहां से देख रहा होगा कि घर से, होम से अगर आप हॉस्पिटल देख रहे हैं तो साउथ नजर आएगा आपको, लेकिन हॉस्पिटल से होम देखना है तो नॉर्थ हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका नॉर्थ वेस्ट है। कितने परसेंट लोग सही दे पा रहे हैं देखिए एक बार, सिर्फ 24% लोग। ठीक है जी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये रोक के यहां वीडियो आराम से, पहले वो जो मैंने वो बनाया उसको पॉज करके यहां पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है ये पेपर में, इस बार ऑनलाइन में आया, इससे पहले भी एक बार आ चुका था। तो पेपर में क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं, जितने सीटेट में रिपीट होते हैं शायद उतने प्रीवियस ईयर कहीं और ही रिपीट होते होंगे, क्योंकि एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंपटीशन किसी का किसी से है नहीं, 90 नंबर लेकर के आने हैं, तो खूब भर भर के रिपीट ये लोग क्वेश्चन को करते हैं। डी कह रहे हैं 69% लोग। चलिए देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है ना। लाइक शेयर मत करना भूलिए, खुशी खुशी लाइक शेयर करिए ताकि माहौल एकदम बना रहे, वापस से एक एनर्जी हम। और कल हम एक काम करेंगे, संडे वार्ता इस हफ्ते भी रहने देते हैं, वैसे तो 3 हफ्ते से नहीं हुई है, बट नेक्स्ट वीक करेंगे, कोई बात नहीं। कल स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि अब 1 महीना भी नहीं है आपके पास, तो इन 20-25 दिनों में क्या करना चाहिए सीटेट के लिए। चलिए, तो थोड़ा जल्दी करेंगे, 8 बजे करेंगे, 9 बजे मेरी एक मीटिंग है। द बर्ड विच कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ, यानी वो बर्ड, यानी वह पक्षी जो अपनी गर्दन आगे पीछे झटके से कर पाता है, विद अ जर्क, विद अ जर्क। तो वो व्यक्ति जो अपनी गर्दन आगे पीछे कर पाता है एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ, कौन है? पिजन है वो, व्यक्ति नहीं है, बेसिकली पक्षी है। कबूतर की तो कोई बात ही नहीं हुई है पूरे, आप देखेंगे आज तक। पैरट, तोता है, कौन है? डी ऑप्शन 64% लोग सही दे रहे हैं, बाकी लोग कंफ्यूज होंगे आउल में। आउल नहीं है, आंसर है मैना। तोता मैना की कहानी आपको बहुत प्यारी प्यारी लगती होगी बचपन में, है ना। तो मैना की जब हम बात कर रहे हैं तो मैना है जब विदा जर्क लिखा हो, यानी झटके से लिखा हो, विदा जर्क। वो लोग नहीं होते कुछ लोग खतरनाक लेट लेट के जो डांस करते हैं डीजे पे, है ना, वो ऐसे ऐसे गर्दन करके डांस करते हैं, ये मैना वही है आपकी, ये झटके से आगे पीछे करती है गर्दन। शौर्य भी करके दिखा देगा वैसे, हाँ फ्लेक्सिबल है उसकी गर्दन, मैं बिल्कुल पंगे नहीं लूंगी, मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ आजकल, तो बट हाँ आगे पीछे कर सकते हैं मतलब जर्क के साथ। तो जो झटके के साथ आगे पीछे करे पक्षी, वो कौन है? वो मैना है। और अगर आउल की बात आए तो आउल क्या है? बहुत हद तक पीछे देख सकता है ना, बहुत हद तक पीछे देख सकता है गर्दन घुमा करके। तो मैना इज द राइट आंसर। अभी मैना को हम देखेंगे, नेक्स्ट पिक्चर भी आएगी, अभी पहले ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों का क्वेश्चन एक साथ दे दिया इन्होंने, और इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। आउल पे तो बहुत बार आया है, मैना पे भी इस बार इन्होंने 2 बार दे दिया है। सही बात है, कोई बुरी बात नहीं है। देखिएगा,
अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं बात किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात चल रही है, देखिए कोई बर्ड है, यानी वह बर्ड द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी, बहुत हद तक जो पीछे घुमा पाए, टू अ लार्ज एक्सटेंट, गर्दन बहुत हद तक पीछे ले जा पाए। मैना तो आगे पीछे झटके से कर रही थी, जब विदा जर्क लिखा हो तो मैना है, लेकिन जब बहुत हद तक पीछे ले जाने की बात हो, घुमाने की बात हो गर्दन को, तो हम कह सकते हैं उल्लू है, जो लगभग ऐसे घुमा देगा एकदम चक्री की तरह। ठीक, तो आउल इज द राइट आंसर, यहां मैना नहीं होगा आंसर, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। अब उल्लू और मैना दोनों को देख लेते हैं, शायद आप पहचान पा रहे होंगे, उल्लू को तो कई लोग पहचान ही गए होंगे, ऐसा लग रहा होगा उन्हीं की छवि दिख रही होगी, अपनी ही छवि देख पा रहे होंगे, है ना, मजाक करूं, दिल पे नहीं ले जाना है, बट क्या है ये, अपनी छवि उल्लू में नहीं देखनी है, मैना में देख लेनी है। किसी का मन करे कोई नाइट आउल हो, रात को ही जग के पढ़ता हो मेरे जैसा, तो वो अपने आप को देख सकता है, बट उल्लू में नहीं, नाइट में, क्योंकि उल्लू रात को जगता है, ऐसा सुनते हैं हम, है ना। चलिए आते हैं, देखिएगा अगर हम बात करें किसकी, तो मैना है ये, जो आगे पीछे जर्क के साथ, झटके के साथ आगे पीछे करेगी गर्दन को, जल्दीबाजी में नहीं रहना है, ठीक, मैना। और आउल है आपका यहां, उल्लू जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या है, टू अ लार्ज एक्सटेंट, इसने गर्दन अभी भी पूरी ऐसे घुमाई हुई है पीछे की तरफ, ठीक, या जैसे आप कहना चाहें तो ये क्या है, झटके के साथ नहीं बल्कि लार्ज एक्सटेंट तक, बहुत हद तक पीछे मुड़ के देख पाता है। क्या हुआ, कैसे आवाजें निकाल रहे हो, गले में दिक्कत है, पियो कोल्ड ड्रिंक तुम। देखिए अगर हम बात करें, ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रेल के बारे में एक क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार रिपीट होता है। ब्रेल क्या है, लिपि है, एक स्क्रिप्ट है पढ़ने की, लिखने की, जैसे आप कहें। द ब्रेल स्क्रिप्ट, और किसके द्वारा यूज होती है, ब्लाइंड या फिर विजुअली चैलेंज्ड लोग, जिनको देखने में दृष्टिबाधित जो लोग हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज्ड विजुअली इंपेयर्ड बाय विजुअली इंपेयर्ड पर्संस। मैं इतनी थक गई हूं ना पिछले 2 दिनों में, मैं सो भी नहीं पाई हूं ठीक से, क्या बोल कुछ रही हूं, निकल कुछ रहा है। देखिए, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर, अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको, मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिनको उभरे हुए होंगे तो जिनको देखने में दिक्कत है वो टच करके फील कर लेंगे, तो ये क्या टैक्टाइल मटेरियल है, इसको टच एंड फील मटेरियल कहेंगे। बिकॉज ऑफ दीज रेज्ड डॉट्स, ये जो डॉट्स हैं जो उभरे हुए होते हैं कागज पर, तो उनको टच कर लेगा वो व्यक्ति जिसको देखने में दिक्कत है। The visually impaired persons can read by running their fingers on them. This script is based on, ये जो स्क्रिप्ट है ये किस पर बेस्ड है, ये पूछा है। बेस्ड ऑन 10 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, क्या सबको पता है 85% लोगों को, सिर्फ 15% लोग हैं, मतलब कई हजार लोग अभी भी हैं जिन्होंने इसको भी गलत किया। ये हम लास्ट सेशन में भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कई सेट्स में, 6 बिंदुओं पर आधारित है। जैसे आपका ए है तो इसमें ए 6 पॉइंट, कोई भी लेटर बनेगा तो उसमें 6 पॉइंट चाहिए होंगे, जिसको टच एंड फील करके आप समझ जाएं। और ये किसने दी थी, लुई ब्रेल ने 1800s में दी थी, जब उनको उनकी आंखों की दृष्टि चली गई थी। पढ़ते वो अपने पिताजी के टूल्स के साथ खेल रहे थे, शायद कारपेंटर या कुछ तो उनके पिताजी का इस तरह का काम रहा होगा, तो वो खेल रहे थे उनकी वर्क स्पेस में, और उनको कोई आंखों को टूल लगा और उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो उन्होंने कुछ टीनेज में ही अपने ये ब्रेल लिपि को इजाद किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने। ये क्या, एक पेपर पे जैसे मान लीजिए कील से उभार दिए गए हों पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को उभार करके लिखा जाता है। ये लेटर्स बने हुए हैं जो शायद मैं और आप ना पढ़ पा रहे हूं, बट जिनको ब्रेल लिपि आती है वो टच और फील करके इनको पढ़ जाएंगे या पढ़ लेंगे। कंप्यूटर में भी इसका प्रयोग होता है। तो दी किसने, लुइस ब्रेल, 1800s में उनकी आंखों में दिक्कत हुई थी और उन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा है। 6 रेज्ड डॉट्स होते हैं, याद रखेंगे, उभरे हुए पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है फ्लैट नहीं है, रेज्ड डॉट्स, ठीक है, 6 रेज्ड डॉट्स, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक बार देखिएगा, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आपको दिख जाएगा उधर करियर लैब पर। प्रियंका सिंह क्या कह रही हैं, हेलो मैम, यू आर सो नाइस पर्सन, टेस्ट में 93 आ रहा है, आगे के लिए क्या करूं, प्लीज आंसर मी प्लीज, यू आर सो स्वीट, आप परफेक्ट हो। धन्यवाद प्रियंका। प्रियंका, टेस्ट से ज्यादा ध्यान अभी इस बात पे देना है कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो, एक एक टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में है वो आपको अच्छे से आता हो, नंबर अपने आप आ जाएंगे फिर, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है आपको कोई टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सीखना है ना, बहुत ज्यादा नहीं सीखना पड़ेगा, बट 2-4 टेस्ट अगर दे लिए हैं तो ठीक है, अब ज्यादा परेशान नहीं होना, देते रहो,
बट कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो रहा है तो छोड़ दो उस चीज को और फोकस करो कि आपको जितने भी एनालिसिस पे फोकस करना है उस क्वेश्चन पेपर के, कि एनालाइज करके आपको पता हो कि गलती कहाँ हो रही है किस तरह के सवालों में। देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री में एक स्टेट है, और हिंदी इंग्लिश के पैसेज पे फोकस करो, वहां से नंबर बढ़ेंगे। देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री वेयर इन रूरल एरियाज विलेजेस, यानी जो विलेजेस हैं हमारे देश में, बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, द हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी वो एरियाज हमारे देश में, वो राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे, यानी 10 से 12 फीट की ऊंचाई के ऊपर बने हैं, जमीन से 10-12 फीट ऊपर बने हुए हैं। इन द इनसाइड्स ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, वुड से बने हुए हैं, बैम्बू पिलर्स पर ये हाउसेज खड़े हुए हैं, यानी बांस के खंभों का उपयोग करके इनको जमीन से ऊपर उठा करके बनाया गया है। और ये कहां पर मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। स्कूल कैसे जाते हैं एक चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर, आपको नोट्स मिल जाएंगे जल्दी ही ईवीएस के। पुराने वाले लोगों के पास तो ईवीएस के इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स होंगे भी, बट और आपको एक रिवाइज्ड नोट्स दे देंगे। असम की जब हम बात कर रहे हैं, यानी असम ऐसी जगह है जहां बारिश भरपूर होती है, तो ग्राउंड से, जमीन से 10-12 फीट 11 फीट ऊपर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं, ताकि बैम्बू पिलर्स पर, ताकि बारिश में वो घर ना डूब जाए। ठीक है, देख पा रहे हैं आप ये, जैसे यहाँ जो है ये असम का एक घर है, और असम में अगर हम बात करें तो ये 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे ये बैम्बू पिलर्स हैं, बांस के खंबे हैं जिनके ऊपर घर बने हुए हैं, ऊपर तक खंभों पे ही है, नीचे का जो स्पेस है वो जमीन से 3-3.5 मीटर ऊंचे बनाए गए हैं, क्योंकि जब बारिश आएगी तो ये बच जाएगा, जो घर है उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा बैम्बू अभी भी ऊपर है, समझ पा रहे हैं, तो यही घर है, बस बारिश आ गई है। ठीक, तो आंसर क्या था, डी यानी असम। देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, असम इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट के बारे में बात कर रहे हैं। द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, यानी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहां, किस स्टेट में स्थित है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, जवाब देना चाहेंगे या 5 रुपए देकर के जवाब देंगे, बताइए बताइए। नैनीताल में, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। नहीं, रॉन्ग आंसर। हाँ, अब सही समझे आप, वेरी गुड। क्या, मतलब पहाड़ी एरिया में, वो बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। डी ऑप्शन कह रहे हैं 65% लोग, जो कि सही है, मतलब पहाड़ी एरिया में कहीं ना कहीं। और आप समझ जाएंगे पहाड़ी एरिया ना तो राजस्थान है, ना गुजरात है, ना उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। नाम क्या है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, एक वाहियात सा आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में इसको पढ़ते हुए, है ना, जिम कॉर्बेट, यानी पहाड़ों पे है तो जिम करके ही जिम कॉर्बेट जा पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, इतने भी पहाड़ों पे नहीं है खैर, तो जिम करके जिम कॉर्बेट जाएंगे मतलब पहाड़ों पर पहुंचेंगे, मतलब उत्तराखंड जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी नेशनल पार्क हैं हमारे देश में जिनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, ये पीडीएफ आपको मैं आज ही शेयर कर दूंगी, पुराने कुछ पीडीएफ शेयर नहीं कर पाई हूँ। जैसे जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है। रणथंबोर अगर हम बात करें, राजस्थान की बात हो रही है। फिर यहाँ नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। अगर हम उस साइड देख पा रहे हैं तो यहाँ सुंदरबन है, फिर काजीरंगा है। तो ऐसे आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्क्स मिल जाएंगे, ये आप एक बार नजर मार सकते हैं इस पे। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पोल में जवाब देंगे पढ़ करके। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आजकल होने लगे हैं लेंदी, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चंस खूब पढ़ के प्रैक्टिस की हुई होगी तो आपकी स्पीड का इशू वहां पेपर में नहीं आएगा। आरती प्रजापति, ठीक है आरती, बताइए फटाफट से। खुशी खुशी, हम लोग 29,000 लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 12,000 लोगों ने लाइक किया है। खुशी खुशी लाइक करना है, पढ़ना है। अगले जितने भी टाइम पर क्लास होने वाली है, टेंशन नहीं लेनी। लाइव क्लास बहुत कम होती है, नहीं, एक क्लास अभी होगी, डेली होगी, बड़ी क्लास होगी। अभी हम फटाफट से नेक्स्ट वीक में क्या करने वाले हैं, मंडे से सिलेबस खत्म करेंगे, मतलब जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनको हर दिन डिस्कस करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा देंगे। अभी एक ही रहने दो सेशन, क्योंकि और भी सेशंस मेरे होते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 डी कह रहे हैं 65% लोग। अगर हम बात करें, कंसिडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस, यानी घरों का डिस्क्रिप्शन। देखो, हाउसेस पे 100% एक क्वेश्चन आना है, ये हम करने वाले हैं ईवीएस में। हाउसेस की जब हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस दी हुई है 3 अलग अलग जगहों की, आपको डिफरेंट क्लाइमेट के साथ पहचानना है। कहा है इन लेह लद्दाख हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन्स, यानी लेह लद्दाख में जो मकान है वो पत्थरों के बनते हैं।
हैव 2 फ्लोर्स, यानी कितने हैं, 2 फ्लोर्स, इनके 2 मंजिल होती हैं। ग्राउंड फ्लोर फॉर एनिमल्स, यानी ग्राउंड फ्लोर को किसके लिए रखा गया है, एनिमल्स के लिए। एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और जो जरूरती चीजें हैं, जो जरूरत का सामान है और एनिमल्स हैं, उनको ग्राउंड फ्लोर पर रखा जाता है। और जो वुडन फ्लोर्स हैं, फ्लैट रूफ्स हैं, रूफ्स कैसी हैं, फ्लैट हैं, फ्लोर्स कैसे हैं, वुडन, लकड़ी का जो है आपका सपाट छत है, या फ्लोर्स हैं, जो भी फर्श कह लीजिए आप, ठीक, लकड़ी की छत है। इन मनाली, हिमाचल प्रदेश, हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। बस यही गलती कर गए ये, अगर आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा तो बैम्बू पिलर्स पर घर कहां बन रहे थे, असम में, मनाली में नहीं, स्टोन्स के बनते हैं, वुड के बनते हैं। इन राजस्थान, और स्लोपी होती है, मतलब वो स्लोप वाली होंगी, सपाट नहीं होंगी राजस्थान में, जो इसमें मनाली में जो छतें हैं। सी ऑप्शन है, इन राजस्थान पीपल इन रूरल एरियाज लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस। बिल्कुल सही बात है, जो थॉर्नी बुशेस हैं, कंटीली झाड़ियां हैं, उनसे मकान बनाया जाता है राजस्थान में, जो छत है उसकी, और मड का प्रयोग करके, यानी मिट्टी का प्रयोग करके, चिकनी मिट्टी और इन सब का जो भी प्रयोग करेंगे और घर बनेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। ए और सी सही है, बी गलत है। तो डी 74% लोग सही कह रहे हैं, यानी ए और सी तो सही है, तो ओनली ए, ओनली सी, ए और सी, ए और बी नहीं, ए और सी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। पढ़िएगा, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन कहेंगे हम। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, क्रोकोडाइल, एक लिस्ट दी हुई है और ऑड वन आउट पहचानना है आपको, यानी जो दूसरों से अलग हो। ठीक है, बताइएगा। मैथ वाली क्लास बहुत कम होती है, करा देंगे ज्यादा, अभी सर की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, मैं एक बार आज बात कर लूंगी, करा देंगे। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव हैं, जैसे कि कौन से जीव हैं वो, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, क्रो यानी कौआ, डक, आगे बढ़ेंगे, बत्तख के बाद है फिश यानी आपकी मछली, और टॉर्टोइज जिसको हम कछुआ कह रहे हैं। सबका थोड़ा थोड़ा संबंध पानी से है, क्रोकोडाइल भी पानी में रह लेता है, क्रो तो नहीं रह पाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं शौर्य सिंह, है ना। क्रो क्या है, वो पानी में नहीं रहता, पानी में थोड़ी ना देखा होगा कौआ तैरता हुआ आप उठा के ला रहे हैं, बेहोश हो गया, पानी में चला गया था, पानी में नहीं जाएगा। ठीक, डक जो है उसका पानी से संबंध है, फिश का भी पानी से संबंध है, टॉर्टोइज का भी पानी से संबंध है, लेकिन क्रो का कोई संबंध नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, यही ऑड वन आउट है। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख देता उड़ने वाले पक्षियों की बात हो रही होती और फिश लिख देता तो वो अलग हो जाता, भाई फिश को कब उड़ते हुए देखा आपने। ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल पेपर में आपके। किस तरह के, इनको मैं कहती हूँ वो जो मीम नहीं चलता, जब रामायण बहुत चल रही थी हम लोग देख रहे थे, बचपन में भी खैर हम लोगों ने काफी देखी है, बट लॉकडाउन के टाइम पे, तो आजकल मीम का जमाना है, तो इंटरनेट पे एक मीम वायरल हुआ था बहुत, है ना, कि ये दुष्ट प्राणी है प्रभु, इसके पेट पर बाण मारिए, तो ऐसा कुछ था मतलब। तो कुल मिला के पहले क्वेश्चंस जो है आसान बनते थे, सीधे बनते थे। अब क्या हुआ है कि अब कह रहे ऐसे नहीं मरने वाला, है ना, कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, आसान पूछ लिया तो सीधे सीधे पूछ लिया, कितने पॉइंट्स होते हैं ब्रेल में, एक काम करो 4 ऑप्शन और डालो, 4 से काम नहीं चल रहा, पेट पे बाण मारो प्रभु, तब जाके काम चलेगा। तो ये बाण वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं चीजों को, या और परेशान करते हैं। देखिएगा, खैर ये मजाक की बात हुई। नोट्स से पढ़ के एक बार आरती और फिर देखो उसको, सेशन को दोबारा देखिएगा। अगर हम बात करें, और प्रीवियस ईयर को बिल्कुल मत छोड़ना आरती, प्रीवियस ईयर जरूर कर लो, चाहे दुनिया के किसी कोने से पढ़ा हुआ आपने। सी ऑप्शन कह रहे हैं 68% लोग। देखते हैं, अ हर्ड में हैव 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। याद कीजिए, हाथी वाला चैप्टर है, आपके नोट्स में भी गिवन है, अभी हिंदी मीडियम वाले नोट्स भी मिलेंगे, उसमें भी गिवन होगा। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 4 or 5 years old. एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। ये बात सही है। एलिफेंट हर्ड में जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है उसी की चलती है, ये बात भी सही है। 68% लोग सी उत्तर दे रहे हैं, सी एंड डी को सही मान रहे हैं। तो फर्स्ट वाला तो चलो हमने मान लिया, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो एकदम गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 20 से 25 लोग होते हैं हर्ड में। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा, ये लगभग आई थिंक 14-15 वर्ष तक रहते हैं, 4-5 साल तक नहीं, जितना मुझे याद आ रहा है। तो ये दोनों गलत हैं, सी और डी ही सही हैं, तो ये दोनों सही आंसर में आएंगे, सी एंड डी, सी और डी। ठीक है, सी एंड डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा।
बी कीपिंग, ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है हर बार। वो जो एक अमृता वाला चैप्टर है ना आई थिंक, जिसमें वो बी कीपिंग की बात होती है, तो बी कीपिंग पे क्वेश्चन हर बार आता है कि मधुमक्खी पालन का कौन सा समय है, बिहार में मधुमक्खी पालन होता है, और शहद की बात होगी उसमें, और कब से कब तक होता है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। फॉर द पीपल ऑफ बिहार द बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग, यानी मधुमक्खी पालन का बेस्ट समय कौन सा है बिहार के लोगों के लिए। सीधा चैप्टर में से उठाया हुआ क्वेश्चन है। अक्टूबर टू दिसंबर, जब आपका पेपर हो रहा हो उसी के आसपास याद रखिएगा कि अभी सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में ही, मतलब सर्दियां आते आते अक्टूबर टू दिसंबर बेस्ट समय है बी कीपिंग का, मधुमक्खी पालन का। ठीक है, 80% लोग क्या अप्रैल टू जून बोल रहे हैं, डी बोल रहे थे ना, फिर ठीक है। मैंने कहा मुझे चक्कर आ गए। देखो एक क्वेश्चन ये भी आना ही है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का, तो इसको भी हमें दिमाग में बिठा लेना है कि इजी है, इसको देख के डरना नहीं है कि टाइम कैसे निकालेंगे, निकाल लोगे, अभी समझ लेंगे कि कैसे निकालोगे टाइम, डोंट वरी। टाइम कैसे निकालना है अभी समझेंगे। मैम बच्चा क्वेश्चन, हाँ वो बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन बच्चे क्वेश्चंस में अगर आपके नंबर गए ना पेपर में, तो कोई रक्षा क्वेश्चन भी आपको नहीं बचा पाएगा, है ना। मतलब कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आसान क्वेश्चन आप पेपर में गलत करेंगे तो आपका फेल होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सभी गलत करेंगे। देखिएगा, देखिए देखिए देखिए, बताइए बताइए। ईवीएस का पेडागोजी क्लास वीओडी में कराएंगे यार, कराएंगे। देखिए, अगर हम बात करें डी ऑप्शन, 41% लोग कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सबने तुक्के लगाए हैं। इसमें 3 चीजें देखनी होती हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? वो 3 चीजें हैं हमारी, ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। ये जो ये वाले क्वेश्चन सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे ये सॉल्व हुआ है, ऐसे ही आपको मिड से शुरू करना है पॉइंट। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, 3 ही चीजें हैं इन क्वेश्चंस में, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चंस में। तो जो भी 2 चीजें हमें दी हुई होंगी, तीसरी निकालनी होगी। ठीक है, तीसरी हमें निकालनी होगी, 2 चीजें गिवन होंगी। ठीक, देखते हैं। टाइम जनरली दिया ही होता है, बट 24 आवर फॉर्मेट में दिया होता है। डेट देखिएगा 16/10 यानी 16 अक्टूबर को 2021 में सूरत के लिए एक गाड़ी निकली उडुपी से। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम उडुपी एट 2020 आवर्स। 2020 का मतलब होता है 8:20। 12 और 8 20 होते हैं ना, तो आप 12 के बाद काउंट कर लीजिए, पता लग जाएगा कितने घंटे। ये आपका सबका अपना तरीका होगा कि 12 के बाद जब 13 बजते हैं तो एक बजा होगा। 24 आवर फॉर्मेट का मतलब है 20 बजे का मतलब 12 के आगे गिन लीजिए कितना है, उसमें से घटा लीजिए। तो 12 और 8 20 होते हैं, तो 8:20 टाइम होगा ये, जो हमारा नॉर्मल वाला टाइम होता है। एंड रीच सूरत एट 16:20। 12 और 4 16 होते हैं, तो 4:20 पे पहुंची होगी। ठीक, लेकिन कब? नेक्स्ट डे 17 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर रात को 8:20 पे ट्रेन निकली और 17 अक्टूबर 4:20 पे पहुंची। यानी कि अगर 6 घंटे और चली होती ट्रेन, नहीं सॉरी 4 घंटे और चली होती ट्रेन, क्योंकि 8:20 पे 24 घंटे हो जाते, लेकिन 4:20 पे पहुंच गई, तो 4 घंटे और चल जाती तो 24 घंटे हो जाते। मतलब 24 में से 4 घटा देंगे, 20 घंटे का टाइम आ गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, अब पहले हमें यह पता चल गया कि 20 घंटे लगे हैं ट्रेन को पहुंचने में, 20 आवर्स का समय लगा है। उसका सिंपल सा तरीका हमने देख लिया। 8:20 पे निकली थी, जिसको ये क्या कह रहे हैं 20:20, और 16:20 यानी 4:20 पे पहुंची है, लेकिन अगले दिन पहुंची है, रात को ही नहीं। तो ये टोटल मिला के 20 घंटे का समय हमारे सामने है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं, क्योंकि आपने सबने गलत आंसर दे दिया, इसमें बहुत कम लोगों ने सही दिया है। अब इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटी स्टेशन इज 1440 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों सिटीज के बीच में। यानी दूसरी चीज हमें क्या दे दी, सेम क्वेश्चन है ये मान लो पेपर बिल्कुल पहले से पता है आपको, आउट वाली बात है, आपको पहले से पता है कि ये क्वेश्चन आना ही है। 1440 किलोमीटर का, बस नंबर्स चेंज करेगा, डिस्टेंस दे दिया। ठीक, टाइम दे दिया 20 घंटे का, स्पीड पता करनी होगी। क्या पूछा है? द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इस बार से क्या किया इन्होंने, थोड़ा मुश्किल कर दिया है। पहले सीधा किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा, क्योंकि टाइम हमारा किलोमीटर आवर्स में है, 20 घंटे की बात हो रही थी ना। लेकिन ये आंसर क्या पूछेंगे आपसे, आर में नहीं पूछेंगे, ये मीटर पर सेकंड में पूछेंगे, किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा की जगह ये किलोमीटर प्रति सेकंड पूछ रहे हैं। अब तो अभी भी आंसर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, मैं एक बार देख लेती हूं। यहाँ पे सब कंफ्यूजन, सिर्फ 16% लोग आंसर सही दे रहे हैं, बाकी सब गलत उत्तर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं, ये क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है। ठीक, देखते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस का हमें पता चल गया, स्पीड हमें नहीं पता। सिंपल है, डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, डीटीएस हम कहते हैं इसको। डीटीएस फॉर्मूला को एक साइड लिख लीजिएगा। डीटीएस बोले तो डिस्टेंस बराबर टाइम अपॉन स्पीड।
DTS, जिसको फॉर्मूला याद ना रहता हो ऐसे रख लीजिएगा, ठीक। अब डिस्टेंस कितना है, उल्टा बोल दिया मैंने, ये यही होता है मेरा, हर रोज मैं यही करती हूँ इसमें। देखिएगा TDS होगा SDT, उल्टा फॉर्मूला मत याद कर लेना, फिर कहोगे मैंने यही बताया था, ठीक है। SDT यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अगर हम बात करें तो डिस्टेंस है 1440 किलोमीटर, वैसे भी डिस्टेंस ही सबसे बड़ा होता है नंबर्स में, तो इसी को डिवाइड कर सकते हैं। टाइम कितना है, 20 घंटे का। स्पीड हमें पता करनी है, इतनी बेसिक मैथ्स हमने पढ़ी है। 0 से 0 को कट कर लेंगे और 2 सत्ते होते हैं 14, है ना, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तो 72 किलोमीटर पर आवर आई है। जो आंसर आया है वो 72 किलोमीटर पर आवर आया है, बट हमने क्या किया, 72 देख के आंसर लगा दिया। और ये एक जगह पे जरूर दिया हुआ होगा इन्होंने, सबसे पहला आंसर देख रहे हो, ये आपको भटकाने के लिए विनोद, ये भटकाने के लिए 72 मीटर प्रति सेकंड इसीलिए लिखा है क्योंकि आपका 72 आंसर आएगा और आप देखेंगे नहीं कि किलोमीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है कि मीटर पर सेकंड है। तो अब हमें इसको एक आंसर जरूर मिलेगा आपको जो आपका आया होगा, लेकिन उसमें कुछ और है, तो किलोमीटर प्रति आवर लिखा हुआ है। अब सिंपल कुछ नहीं करना, इस किलोमीटर पर आवर में 5/18 से क्या कर देना है, गुणा, आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये 5/18 से हम करेंगे तो 18 चौक होते हैं 72 यानी 18 4 जा 72 और 5 चौक होते हैं 20 यानी 5 4 जा 20। तो आंसर क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जमाने हो गए छोड़े हुए, 12th में लास्ट टाइम पढ़ा था, मतलब उसके बाद थोड़ा बहुत प्रेपरेशन टाइम पे पढ़ा होगा, बट ईजी है ये, उतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं आपको बता पा रही हूँ इसका मतलब ईजी ही होगा, है ना। खैर कैलकुलेशन मेरी ठीक रही है बचपन से। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, 20 मीटर पर सेकंड आंसर है। आप कृपा करके सही उत्तर दीजिएगा, सिर्फ 12% लोग सही दे रहे थे। आंसर क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, राज कह रहे हैं ये हैं बेगूसराय से, 20 मीटर पर सेकंड। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा कि आपने किलोमीटर पर आवर में निकाला होगा और यहां मीटर पर सेकंड होगा, ठीक। देखिएगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, नहीं तो आप एक नंबर बेवजह चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और पोल में जवाब दीजिए, पैर बिल्कुल स्टिल रखिए। अच्छा, करके दिखाना फिर, वही तो ठीक से नहीं करते, तभी 8th में अच्छे से पढ़ लो, फिर बाद में थोड़ा ना पढ़ना पड़ेगा, आसानी से कर लोगे। कह रहे उससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो मेरे आते हैं मैथ्स में। देखिएगा, भाग से डर लगता है मैथ में, भाग से डर लगता है, मतलब डिवीजन से कह रहे हैं, सुजीत कह रहे हैं, तो इजी, उसको तोड़ के भी तो कर सकते हैं ना। इतना मुश्किल आपसे मैथ्स थोड़े ना जानना है उनको, है ना, बेसिक एक एप्टीट्यूड जानना है थोड़ा सा, तो वो तो हम 20 का नहीं भी आता होगा टेबल, वैसे सबको आता है, तो भी 2 से कर लेना। देखिएगा 12 की अगर हम बात करें, ऑन द मैप ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के मैप पे, ये भी क्वेश्चन फिक्स है। देखो मैप का क्वेश्चन फिक्स, कल मैं वैसे इस पे स्ट्रेटजी पे बात करूंगी, टाइम डिस्टेंस का, डायरेक्शन का, ये 3 4 5 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, और उसके अलावा रिपीट होते हैं एनसीईआरटी वाले। फिर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या हुआ, हाँ तो शांत रहो ना सौरभ, बाकी लोग भी तो सीख रहे हैं बाबू, बता देना, बता दो, तुम अपना पोल में जवाब दे दिया करो, हाँ ठीक है देखेंगे। तो अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, कहां से, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो फ्रॉम कोलकाता टू, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, टू चंडीगढ़, यानी ये ध्यान रखिएगा कोलकाता से, फ्रॉम कोलकाता है, चंडीगढ़ से कोलकाता की तरफ करेंगे तो उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। तो देन द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता, लाइन ड्रॉ कहां कर रहे थे, कोलकाता यहां कहीं होगा। कोलकाता आपको पता है साउथ में ही है, मतलब साउथ की तरफ है अगर हम कुछ भी करें तो, ठीक। अब कोलकाता से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किधर, चंडीगढ़ की तरफ, तो ऊपर जाके वो भी चंडीगढ़ यहां कहीं होगा, दिल्ली के इधर, तो ऊपर जाना पड़ेगा और वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक। अब पूछा क्या है, चंडीगढ़, डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता, बताइए। 40% लोग आंसर क्या दे रहे हैं, डी ऑप्शन के नॉर्थ वेस्ट होगा। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता और पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचते हैं, चलो स्ट्रेट लाइन मार दो आप, ठीक, तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी, कोलकाता के सापेक्ष, फिर से पढ़ लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता। अब ये सारा कहानी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता, कोलकाता से पूछा है, ठीक है ना, कोलकाता से पूछा है, तो कोलकाता से तो नॉर्थ में ही होगा ना चंडीगढ़ हमेशा, अगर चंडीगढ़ से पूछा होता तो साउथ हो जाता। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ नॉर्थ होगा, और इस साइड आ रहे हैं क्योंकि इसको वेस्ट कहते हैं, तो वेस्ट होगा, तो ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, सिंपल डी ऑप्शन। सिर्फ
40% लोग भी सही उत्तर नहीं दे पाए, हल्का सा घुमाया है उसने। मैप लगा लो, फोन पे लगा लो, कहीं तो लगा लो, सामने दीवार पे लगा लो, फेस पे लगा लो अपने, है ना, टैटू बनवा लो मैप का, ताकि रोज देखो हर टाइम और दिमाग में आइडिया रहे कौन सी चीज कहाँ है। ठीक, डी ऑप्शन। अगर हम इसको ऐसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, आप ये गूगल मैप पे भी डाल सकते हैं। मेरा मन था कोलकाता जाने का, बस 1800 किलोमीटर दिखाया था, ज्यादा नहीं, है ना, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1800 किलोमीटर है, और 300 ऐड कर लीजिएगा, हमारे यहाँ से 2100 हो जाएगा, या जितना भी है दिल्ली, मतलब स्पेस ऐड करके। कम होना चाहिए वैसे, क्योंकि इनको दिल्ली से होते हुए जाना है, तो दिल्ली का और कम होगा। अगर हम बात करें किस चीज की, तो यहाँ पे कोलकाता से, आजकल तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, कोलकाता से दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन भी अगर ड्रॉ करेंगे तो सिंपल है कि नॉर्थ में जाना पड़ेगा और वेस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है ना चंडीगढ़, इधर जाते तो ईस्ट हो जाता, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया आंसर। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी है, कोई भी समस्या? किसी को जाना है भेजें, उड़ के जाना चाहेगा कोई? कई लोग होंगे जो चंडीगढ़ से देख रहे होंगे, कई लोग होंगे जो कोलकाता से देख रहे होंगे, उनको हेलो बोलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये एकदम बाण वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि आप सीधे क्वेश्चन से तो आपका कुछ हो नहीं पाता, तो सीधा आपके लिए एग्जामिनर ने पेट पे बाण मारने के लिए क्वेश्चन निकाला है ना, इस बात को अदरवाइज ना लें, हंसी मजाक की बात है। देखिए, ताकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे डरना नहीं है, ठीक है। करा दो मैराथन हर सब्जेक्ट की, करा देंगे इस वीक, आने वाले वीक में एटलीस्ट करा देंगे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग द अनियन क्रॉप। अनियन क्रॉप, इस पे भी इस बार इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कि कोई भी फसल उगानी है तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा। पहले सीड्स बो देंगे, यानी बीज बो देंगे डायरेक्ट, कोई जोतना नहीं, कुछ और नहीं करना, खेत में जुताई नहीं, कुछ नहीं है, गुड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, ना डिग करेंगे, ना प्लग करेंगे, ना कुछ नहीं, मतलब ऐसा है क्या? प्लफिंग भी नहीं है, डिगिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप नहीं होता कि सीधा बीज बो दिया जा करके, है ना, सीधा बीज सिर्फ लड़ाई का बोया जाता है खेत में, उससे पहले और काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो डिगिंग टू लूजन द सॉइल, ये बात हमें सही लग रही है कि गुड़ाई करना, मृदा को पहले थोड़ा नरम करना ताकि उसमें बीज बोया जा सके, तो ये तो फर्स्ट स्टेप होगा ही होगा, ठीक। फिर अब क्या करेंगे? वीडिंग, खरपतवार निकालेंगे, पहले फसल तो बोएंगे, तो पहले आप नरम बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसमें बीज बोएंगे, ठीक। फिर ड्राइड लीव्स को कट कर देंगे, नहीं, उससे पहले खरपतवार निकालेंगे भी तो सही, जब वो एक्स्ट्रा जो घास मिट्टी, जो भी घास या प्लांट्स वहां एक्स्ट्रा वीड्स आ जाएंगे, उनको हटाएंगे। फिर ड्राइड लीव्स जो हैं उनको कट करेंगे टॉप ऑफ अनियन के ऊपर से, और यूज करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मजे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है ये? अच्छा, प्लकिंग द अनियन, फोर्थ नहीं होगा, ये फिफ्थ होगा, क्योंकि पहले आप अनियन बाहर निकालेंगे और फिर जाकर के कहीं ड्राइड लीव्स को अलग करेंगे उनसे, ठीक है। वो देखा होगा आपने लीव्स के साथ अनियन। तो आंसर डी कह रहे हैं आप लोग, 62% लोग। देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट है डिगिंग, यानी डी ही होगा, पहला ही, सब जगह डी है। फिर सेकंड स्टेप है बीज बोना, यानी ए, ठीक है, ए। यहां भी ये दो ऑप्शन हट गए। अब जैसे हमें पता चला ना कि ए होगा सेकंड नंबर पे, तो जहां पे ई और बी है उन ऑप्शंस को तो हटा ही देंगे, बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप देखना है हमें कि हम क्या करें। थर्ड स्टेप पे वीडिंग, यानी जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी उनको हटाएंगे, खरपतवार को निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेप है बी। इसमें ए दिया हुआ है कि सीड बोएंगे, नहीं वो गलत है, तो फिर तो हमें आगे के ऑप्शंस चेक ही नहीं करने। डी ऑप्शन हमारा सीधा, सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। डेजर्ट ओक से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसके बारे में प्लीज पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम एक मैराथन करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। मैं पानी पीती हूँ, आप जवाब दीजिए। प्योर इंग्लिश में नोट्स आपके अब सीडीपी के, अभी तो नहीं, बाद में कभी और देंगे, बट आप उसी को पढ़िए अभी। और दूसरा, ये मैराथन से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हिंदी वर्ड्स में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैराथन अटेंड कर लीजिएगा, सारे नोट्स से मैं करा दूंगी। मैम नोट्स बहुत अच्छा है, सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा है, थैंक्स अलॉट। हाँ, अगर आपने एक क्लास भी मेरी सीडीपी की देखी हुई है मुझसे, तो सीधा दिमाग में जाएंगे वो पॉइंट्स, क्योंकि मैंने नोट्स को नोट्स की तरह से रखा है। वो नोट्स ऐसा नहीं कि गाथा है ना, कोई ग्रंथ नहीं है वो नोट्स कि आपको 800 पेज पढ़ने हैं, 300 पेज पढ़ने हैं, 400 पेज पढ़ने हैं। नोट्स का मतलब ही होता है कंसाइज, छोटे फॉर्म में लिखी हुई चीज को नोट्स कहते हैं, नहीं तो वो किताब कहलाएगी या तो ग्रंथ कहेंगे हम उसको, फिर मतलब वॉट एवर इट इज, एक बड़ा सा पीस ऑफ। जी, डी ऑप्शन कह रहे हैं 57%।
ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ओक, पहली बार ये पूछा क्या नहीं पाया जाएगा, ये पहले भी पूछा है बट इजी बना दिया, 4 ही ऑप्शन है, नहीं तो यहाँ 8 हो सकते थे। रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड, हाँ जड़ों के जो है गहराई अत्यधिक होती है। जो ट्रंक है, तना है, उसमें पानी स्टोर होता है क्योंकि ये डेजर्ट का पेड़ है तो चल जाएगा काफी दिन तक। फ्यू लीव्स, ज्यादा लीव्स नहीं होती, और लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स, तो ये तो ऑपोजिट बात हो गई कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती नहीं। जो रेगिस्तान में पेड़ पाए जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा बड़ी पत्तियां तो नहीं मिलेंगी और न्यूमरस लीव्स भी नहीं, तो थोड़ी बहुत जो आपकी, ये तो बहुत ही वैसे वाले समय पे है जब घास उगी हुई है, नहीं तो डेजर्ट ओक में ज्यादा पत्तियां आपको नहीं मिलेंगी। 15th क्वेश्चन है, अगेन मैप के क्वेश्चन कई आने लग गए हैं। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु हमें पता है साउथ में है तो सदर्न स्टेट्स ही होंगे। नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु बताइए। आंध्र प्रदेश 4 जगह पे है, आप समझ जाएंगे आंध्र प्रदेश तो 100% आंसर होगा ही, क्योंकि इसको तो हिलाया ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। कर्नाटका और महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका, ओडिशा और कर्नाटका, ओडिशा कहाँ है और आपका जो ये तमिलनाडु है वो कहाँ है, क्या चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात अगेन इधर हो गया, और महाराष्ट्र फिर अगेन, कहाँ लेके जा रहे हो बच्चों को घुमा घुमा के। चलो दिखाते हैं आपको, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, 66% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। बात हो रही है आंध्र प्रदेश के नेबरिंग स्टेट्स, तो इसमें टोटल मिलाकर के कितने स्टेट्स हैं, केरला, कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तो 5 स्टेट उसके अलावा दिए हुए हैं। ये पुराना मैप है, अभी तो ये बाइफर्केशन हो गया जम्मू एंड कश्मीर का। तो हमें पता है किसका, आंध्र प्रदेश के पड़ोसी पूछे हमसे, आंध्र प्रदेश के पड़ोसी। उड़ीसा तो खैर पड़ोसी ही है भाई, मैं सोच रही थी कि इधर साउथ में, उड़ीसा बिल्कुल पड़ोसी है, मान लिया। ओ आंध्र प्रदेश के पड़ोसी ने भैया तमिलनाडु के, तमिलनाडु, तो फिर तो उड़ीसा कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात कही हमने। देखिए तमिलनाडु के पड़ोसी देश बोल रही हूँ, स्टेट्स चाहिए, दिमाग कहाँ है मेरा पता नहीं। तो केरला तो है ही बिल्कुल बगल में है तमिलनाडु के, ठीक, केरला है, कर्नाटका भी बिल्कुल बगल में है, और आंध्र प्रदेश भी बिल्कुल एडजेसेंट है। तो ये तीनों पहले हैं, महाराष्ट्र कहीं बाद में जाके, उससे पहले हम गोवा देख रहे हैं, कर्नाटका है, उड़ीसा भी बीच में आ रहा है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश पास में है। तो सबसे पास में 3 हैं, वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, और 3 ही हमारे पास ऑप्शन में है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तटीय क्षेत्र तो जरूर देख लेना, इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो हमें पता है महाराष्ट्र तो आंसर में नहीं आने वाला, कर्नाटका आएगा और केरला आएगा। कर्नाटका और केरला बी ऑप्शन में ही सही है, महाराष्ट्र सही नहीं है, यहाँ ये उड़ीसा सही नहीं है, और क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद आएगा उड़ीसा, गुजरात यहाँ सही नहीं है, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पहले ही हटा लिए पोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, माना जाएगा ये बात को, लेकिन आसान हैं, उतने मुश्किल नहीं है, मतलब मॉडरेट ही कहेंगे। जवाब दीजिएगा। भाई मेरा फोन कहाँ है, बेच दिया, OLX पे बेच दिया, मैं चला रही थी। नहीं ब्रो, यहाँ तो कोई फोन नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है ब्रो, मैं तो इसे चला रही थी। चलो कोई बात नहीं, पड़ा होगा कहीं बेचारा अकेला लावारिस। देखिएगा अगर हम बात करें, 39% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। मोहन शेयर्स इन द क्लास दैट हर फादर प्रिपेयर्स कुल्हड़स। मोहन ने क्लास में कहा कि उसके जो पिताजी हैं वो कुल्हड़ बनाते हैं, यानी कुम्हार हैं, है ना, यही लास्ट क्वेश्चन में भी था। मिट्टी का काम करते हैं, ये कह सकते, कहा जाता है ऐसा, मतलब ऐसा ये नहीं है कि हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ काम की बात कर रहे हैं। यू वॉन्ट टू टीच स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर कुल्हड़स फॉर ड्रिंकिंग टी अंडर दी थीम थिंग्स वी मेक एंड डू। और आप चाहते हैं कि आप बच्चों को कुल्हड़ बनाना सिखाएं जब आप चाय पीने की बात कर रहे हैं एक चैप्टर में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल यू यूज, किस रिसोर्स का आप प्रयोग करेंगे। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में नहीं होगा इसमें EVS के मामले में, कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, यानी जो जॉब्स की जब हम बात करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो एक थीम है, 6th थीम आपकी EVS की 6 थीम बताओ फटाफट से, अपने घर वालों को पकड़ के बता दो जो आपके आसपास होंगे इस टाइम, कि मम्मी या पापा, बहन, भाई, चाचा, हुएवर इज अराउंड यू, के सुनो EVS की 6 थीम्स होती है। कौन सी बताइएगा, बताओ। फूड सबसे, फैमिली, आपका जन्म हुआ फैमिली, फिर फूड चाहिए, फैमिली, फूड, फिर वाटर, पानी, फिर उसके बाद क्या, शेल्टर, यानी रहने को चाहिए कोई जगह, फिर आपको क्या करना है, ट्रेवल भी करना है, उसके बाद थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 आपके थीम है। EVS के नोट्स भी आपको अगले 2 दिन में मिल जाएंगे, डोंट वरी। देखिएगा
तो ए ऑप्शन कह रहे हैं 54% लोग के कम्युनिटी रिसोर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। जब किसी बच्चे के पिताजी क्या हैं, कुल्हड़ बनाना जानते हैं, बनाते हैं, तो हम उनको बुलाएंगे ना, क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी रिसोर्स हैं, वो क्या है, सामुदायिक संसाधन के रूप में उनका यूज किया जाएगा। यानी वो लोग जो हमारे आसपास हैं कम्युनिटी में, उनको एक रिसोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं। किसी बच्चे के पिताजी अगर डॉक्टर हैं तो मलेरिया के बारे में बताने के लिए उनको बुलाया जा सकता है। इन्हीं को हम कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं, यानी संसाधन कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जो समाज में हम जिन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। नोट्स कहां से मिलेंगे? शिव कुमार कह रहे हैं। शिव कुमार, टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएंगे आपको नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, किसी भी फेक चैनल से मत जुड़िएगा। 6,46,000 लोग जुड़े हुए हैं हम लोग, प्रोबेबली द लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल फॉर टीचिंग एग्जाम्स। तो उस केस में आप किसी भी फेक चैनल से मत जुड़िएगा। ये टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, मीडिया रिसोर्सेज नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो जब हम बच्चे के परिवार से या कम्युनिटी से, आसपास से किसी व्यक्ति को ला रहे हैं, गेस्ट को बुला रहे हैं कि आप अपने बारे में बताइए, अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है जी, बहुत लेट हो गए सर पोल देने में, कल तक दे देंगे? गुड। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के बारे में सर्वोत्तम वर्णन कौन सा एक ऑप्शन करता है विज्ञान के बारे में? साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड स्टैटिक, यानी फिक्स है, नहीं भाई चेंज तो होती हैं चीजें। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, यानी विज्ञान ज्ञान की एक इकाई है एवं निर्माण की प्रक्रिया है। यानी ज्ञान की क्या है? एक इकाई है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल गया है डिस्क्रिप्शन, इसमें कमेंट सेक्शन में भी, तो आप उस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं डायरेक्ट। तो साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, यानी विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें हम नॉलेज को बिल्ड करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, जानते हैं। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड सिस्टमेटाइज्ड, क्यों? कंस्ट्रक्टिंग नहीं है, बनते नहीं रह सकती है। साइंस इज बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड डायनामिक। अब आप बताइए कौन सा सही होगा? सिंपल सा तरीका, यहाँ पे हम बच्चों की नजर से देख रहे हैं कि बच्चों की नजर से साइंस क्या होना चाहिए। तो बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही, साथ में प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, कि कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, ये भी साइंस बताता है। तो बी ऑप्शन मच बेटर है बाकी के तीनों ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीएफ के बारे में बात हो रही है, यानी बच्चा एक्टिव रहना चाहिए। एनसीएफ यही कहेगा, कोई भी पॉलिसी यही कहेगी। पढ़िए एक बार, नहीं तो इंग्लिश वाले नाराज हो जाएंगे। देखिए जवाब दीजिए। एज पर एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब ईवीएस लर्निंग, यानी ईवीएस में सीखने के विषय में कौन सी एक बात एनसीएफ के अकॉर्डिंग सही है, यानी जिसमें बच्चा एक्टिव होगा। पहला ऑप्शन है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। पहले यहां देख लिया करो ऑप्शन में कि 3 ऑप्शन सही मांगे हमसे कि 2, क्योंकि हमें सारे सही नहीं चाहिए, जैसे ऑप्शन दिए होंगे वैसे हम सही निकाल लेंगे। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट है जो ईवीएस में सीखने को सही तरीके से परिभाषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना। बताइए, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना, कि आप कैसे एक्वायर करेंगे नॉलेज? ठीक है, एनवायरमेंट से एक्टिविटी करेंगे। शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड स्किल्स अमंग लर्नर्स, आप स्किल्स और आइडियाज शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड, इसमें बच्चा पैसिव होगा, क्योंकि रिसीविंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जस्ट भर लिया आपने इन्फॉर्मेशन को, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नहीं किया। यहां बच्चा क्या था? ए फॉर एक्टिव। यहां बच्चा क्या था? ए फॉर एक्टिव। डी ऑप्शन क्या है? एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये तो बेस्ट है ही। तो यहां भी बच्चा ए फॉर एक्टिव है, और जिस भी ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो पॉजिटिव है हमारे लिए। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि डी, ए और बी, यानी ए बी डी सही है, सी गलत है। तो जिसमें सी है वो सारे ऑप्शन हटा दिए हमने, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, सिर्फ डी ए बी सही है यहाँ पे, बाकी तीनों जो है वो गलत हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? बताइएगा। 68% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन की व्याख्या करने की बात हो रही है। रात होते ही सो जाते हो आप लोग, हैं, अच्छी बात है, बट थोड़ा पढ़ भी लो, अब पेपर आ रहा है। 10 सवाल और हैं हमारे पास, तसल्ली से चल रहे हैं। सी ऑप्शन कह रहे हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं।
प्राइमरी लेवल पे अगर हम ईवीएस की बात करें तो कौन सी बात सही से बताएगी ईवीएस के बारे में? आ सब्जेक्ट स्टडीड अबाउट द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाता है, सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं पढ़ा जाता। ईवीएस में आप ईवीएस यानी पर्यावरण भी पढ़ रहे हैं, आप सोशल स्टडीज यानी सामाजिक शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, और आप विज्ञान भी पढ़ रहे हैं। 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं प्राइमरी लेवल पे। आ सब्जेक्ट टॉट इन क्लास 1 to 5, तो उसके बाद नहीं पढ़ाते ईवीएस, ये भी गलत है। आ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, हाँ अपने एनवायरनमेंट के बारे में बच्चा जानेगा। आ सब्जेक्ट दैट कंसिस्ट वेरियस थीम, अब ये कहना यहाँ गलत हो जाएगा कि सिर्फ वेरियस थीम्स जिसमें है वो सब्जेक्ट है। बात हो रही है बच्चे के भले की। सब्जेक्ट स्टडीड अबाउट द एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है। आ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, अब इस चाइल्ड के एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल स्टडीज भी आ गया, साइंसेस भी आ गया और सोशल स्टडीज भी आ गया, यानी एनवायरनमेंट में तो सब कुछ है। तो ये है कि बच्चे के आसपास जो भी है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है जिसमें सिर्फ पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, दोनों बातों में अंतर है। सब भाषा से खेल गए हैं लोग इसमें, तो सी ऑप्शन ही सही है, बाकी सारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन एन ईवीएस क्लास रीटा आस्क्स हर टीचर व्हाई शी इज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर टी फॉर गेस्ट व्हाइल हर ब्रदर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू सो, इज दिस एन इशू रिलेटेड टू ईवीएस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे रखा है, जो शायद हम स्कूल्स में अगर पढ़ाने लग जाएं तो हमारे देश में या जहां पर भी ये चीज समझाई जाएगी वहां जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात धीरे धीरे दिमाग में जाने लगेगी, है ना। देखिएगा, जो चल रहा है शानू उतना कर लो, हो जाएगा पेपर क्लियर, है ना। अगर आज भी स्टार्ट किया है ना, कल मैं एक प्लान बताने वाली हूँ कि अब आप अगले 15, 20, 25 दिन जितने भी हैं, 1 महीना जिसके पेपर में जितने दिन हैं, क्या करने वाले हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए। इन एन ईवीएस क्लास रीटा आस्क्स हर टीचर व्हाई शी इज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर टी फॉर गेस्ट, यानी रीटा ने एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीटा पूछती है अपनी शिक्षिका से कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पे आज भी यही स्थिति होगी, है ना, कि भाई और बहन अगर बैठे हुए हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया चाय जो है वो बहन ही बनाएगी। ये क्या है बताओ। अब कई लोगों के पेट में दर्द होगा देखना, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि हमने काम को जेंडर से जोड़ दिया है ना। और इस चक्कर में क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि मैं लड़का हूं, मैं ये काम क्यों करूं, या मैं लड़की हूं, ये तो मेरा काम नहीं है, बाहर से तो पिताजी ही जाकर के सामान ला पाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, ये गड़बड़ है। अब ये बात पूछी जा रही है हमसे कि ब्रदर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू सो, इज दिस एन इशू रिलेटेड टू ईवीएस, क्या ये इशू ईवीएस से रिलेटेड है? फिर आप क्या पढ़ाएंगे उनको, किस सब्जेक्ट में ये बातें आएंगी? बिल्कुल रिलेटेड है, इवन किसी भी सब्जेक्ट में ये बात की जा सकती है। तो अगर हम बात करें नो, सिंस इट डज नॉट नर्चर क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्यों इससे कुछ रचनात्मक, कुछ नया नहीं निकल के आएगा। नो, सिंस इट इज कंसर्न्ड विद द नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट, कि नॉर्मल रूटीन से जुड़ी हुई बात नहीं है, फिर कहां करेंगे ये बातें, कहीं और होंगी। Yes, since it is related to equality and non-discrimination, ये हमने पढ़ा है ईवीएस की थीम्स में भी कि कैसे अनटचेबिलिटी या जाति वगैरह के ऊपर भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात हुई है कि कैसे जरूरी है इक्वालिटी। भाई दोनों ह्यूमंस ही है ना, मानव ही है ना, महिला हो चाहे पुरुष, तो इक्वालिटी की जरूरत है कि नहीं है, दोनों इंसान ही है, इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो यस, सिंस इट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि भैया डिस्क्रिमिनेशन ना करें, भेदभाव हम लोगों में ना करें। ये भेदभाव हर जगह पे निहित है, अगर आप देखेंगे जहां पे चेंज आ पा रहा है बहुत बढ़िया है। सिर्फ महिलाओं और पुरुषों की ही बात नहीं हो रही, ये अलग अलग तरीके से बात हो सकती है। इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही, तो यस ये एनवायरमेंट का ही इशू है, ये हमारे एनवायरमेंट में आसपास होता है, इसलिए ईवीएस में इसको पढ़ाया जाना चाहिए, सिंपल बात है। एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है, यस सिंस स्टूडेंट इज शेयरिंग एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू हर डेली लाइफ, उससे ज्यादा जरूरी ये है क्योंकि हम इस इशू को इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात एनवायरनमेंट में करते हैं, इसलिए जरूरी है इसको ईवीएस में डिस्कस करना। सिर्फ इतना नहीं कि वो अपनी डेली लाइफ की बातें कर रहा है। बहुत ही क्लोज आंसर था इसमें, डी भी सही लग सकता था कई लोगों को, जो कि गलत नहीं था, बट उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास था, क्योंकि हम ईवीएस पेडागोजी पढ़ते समय ये जानते हैं कि हमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन को हम पढ़ रहे हैं, इक्वालिटी को हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 21, द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन पढ़ाते समय यानी जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा कि जल को बचाने के लिए? कलेक्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड सॉन्ग्स रिलेटेड टू सेविंग वाटर, यानी जल संरक्षण से संबंधित कहानियां, कविताएं और गीत इकट्ठे कराएं। ठीक लग रही है बात। फिर आता है बी ऑप्शन, ऑब्जर्व पिक्चर्स रिलेटेड टू यूज ऑफ वाटर एंड डिस्कस वेयर द यूज ऑफ वाटर इज मोर, यानी जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहां जल का अधिक प्रयोग हो रहा है। चलो ये भी ठीक है, नेगेटिव तो नहीं है। सी ऑप्शन है, प्रिपेयर अ वाटर बजट ऑफ हाउ दे एंड देयर फैमिली मेंबर्स यूज वाटर, यानी वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं,
इसका जल बजट बनाया जाए। बच्चा एक्टिव यहां है, फिर भी डी ऑप्शन देखेंगे, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एक्टिविटीज दे कैन डू यूजिंग वाटर एंड विदाउट वाटर, यानी पिक्चर ऑफ एक्टिविटीज पे लटके पड़े हैं। यहां भी हम पिक्चर्स की बात कर रहे हैं या स्टोरी और पोएम की बात कर रहे हैं। सबसे बेहतर कहां है, जहां बच्चा एक्टिव होगा, वो खुद इन्वॉल्व होगा जब किसी एक्टिविटी में, तो उस चीज को भूलेगा नहीं वो। तो वे और उनके परिवार के सदस्य जल का एक बजट बनाया जाए कि कैसे घर में पानी उपयोग किया जाता है। ऐसा तो नहीं है मम्मी या पापा कोई गाड़ी धो रहा है घर में तो वो पूरी दुनिया का पानी वहां यूज हो गया है ना, कुछ टैप खुली हुई है, बर्तन धोते समय तो वो खुली ही हुई है, तो वो ऐसे क्या होगा, बजट बनाया जाएगा। तो बच्चा अवेयर होगा इससे अपनी ही डेली लाइफ में कि पानी वो वेस्ट कहां कर पा रहा है या क्यों हो रहा है, कर पा रहा है क्या कर रहा है। सी ऑप्शन, तो ये बच्चों की लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड सी ऑप्शन था, बाकी भी सही थे बट बेस्ट सी ही था। ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप, एक एजुकेशनल ट्रिप पे, फील्ड ट्रिप पर लेकर के गए बच्चे को, ताजमहल या जहां भी मन किया, गोल्डन टेम्पल, वॉट एवर इट मे बी, वहां तो लेके जाते हैं ना बहुत सारे बच्चों को, अक्षरधाम लेकर के जाया जाता है, या अगर हम बात करें लोटस टेम्पल लेकर के जाया जाता है। अलग अलग जगह पे एजुकेशनल ट्रिप हो सकती है आपकी स्कूल में। टू फॉरेस्ट एट नाइट, कहाँ लेके गए, जंगल में लेके गए रात को ताकि डर लगे थोड़ा। स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, मतलब इसलिए नहीं, डराने के लिए नहीं, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। एक कक्षा 3 का बच्चा है, ड्रॉज योर अटेंशन, उस पर आपका ध्यान जाता है, टुवर्ड्स दी चिड़ी चिड़ी, अच्छा आपकी अटेंशन खींचता है, आपका ध्यान लेकर के जाता है ची ची की आवाज पे, चिड़ी चिड़ी की आवाज आ रही है कहीं से, त्री त्री वॉट एवर द आवाज इज, वॉइस मेड बाय एन इंसेक्ट एंड आस, एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है वहां पे जो आवाज क्रैक की ची ची जो भी है, ठीक, व्हाट इज इट। अब वो बच्चा पूछता है कि मैडम ये किस चीज की आवाज है, तो दूसरे बच्चे ने कहा, अनदर स्टूडेंट रिप्लाइड, दैट इज द साउंड ऑफ स्टार्स ट्विंकलिंग, यानी ये तारों के चमकने की आवाज है। ऐसा थोड़ा ही होता है, लेकिन बच्चा है, नाइव थियरी है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है, उसके दिमाग में भ्रम पैदा हो सकता है ना, तो ये क्या है, हाँ ठीक है, उसको लगा कि ये तो तारों के ट्विंकलिंग की आवाज है। दूसरे बच्चे ने कहा, तो अब एज एन ईवीएस टीचर व्हाट वुड यू डू। यार इतने लेंथी क्वेश्चन इन्होंने इस बार डाले हैं भर भर के, पेडागोजी के क्वेश्चन वैसे भी लेंथी होते हैं, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं, देखते हैं। अगर हम बात करें कि तारों की चमकने की आवाज है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है हाँ सही है, करेक्ट है। द स्टूडेंट बाय टेलिंग इट इज अ वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय एन इंसेक्ट, यानी आप करेक्ट कर देंगे उसको, करेक्ट द स्टूडेंट, विद्यार्थी को सही बता देंगे, तुरंत सही नहीं बता दे, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने देते हैं पहले बच्चे को। अलाउ अदर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेज, यानी दूसरे बच्चों को भी अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करने देंगे। या फिर सी ऑप्शन, एक्सेप्ट दिस एक्सप्लेनेशन सिंस दे विल लर्न इन हायर क्लासेस, इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में जाके उत्तर सही सीख लेंगे। तो सही उत्तर सीखना जरूरी है या अभी भी जान सकते हैं। फिर आता है डी ऑप्शन, आस्क स्टूडेंट्स टू सर्च फ्रॉम वेयर द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम, अच्छा मतलब कीड़ों में झांक झांक के देखें, वो सांप कीड़ा देखें सबको नहीं। ये बात तो करेक्ट है बट इसको तुरंत नहीं बताते, पहले एक्सप्लोर करने देते हैं बच्चे को, अदर स्टूडेंट्स को भी अपने रिस्पॉन्सेज शेयर करने देंगे, फिर चर्चा होगी और कोई ना कोई बच्चा सही बता देगा या फिर चर्चा में डिस्कशन में पॉइंट्स निकल करके आएंगे। तो बच्चों को पहले मौका देते हैं एक्सप्लोर करने का, डायरेक्ट आंसर नहीं दे देते। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स सजेस्टेड इन द चैप्टर ऑफ ईवीएस बुक, यानी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। अब देखिए ईवीएस की बुक में कौन से एक्सपेरिमेंट्स दिए गए, उनका रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मस्ट बी गिवन, यानी रिजल्ट्स जो है, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपने बुक पढ़ी होगी किसी एक बॉक्स में कि ये वाला एक्सपेरिमेंट खुद से करके देखें बच्चे, इसके रिजल्ट नहीं दिए होते तो क्या ये दिए जाने चाहिए, ये पूछा है। देखिएगा, क्या ये दिए जाने चाहिए? सुनीति कुमारी कह रही है, मैं दीदी मैं 12th में हूँ, क्या मैं ये क्लास अटेंड कर सकती हूँ? प्लीज बोलिए। कर लीजिए सुनीति, कुछ अच्छा ही सीख रहे हो, बट अगर अपनी पढ़ाई कर लोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा अभी, है ना। एक्स्ट्रा टाइम में करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, बुरा तो नहीं सीखोगे कुछ। पिछले साल के प्रीवियस ईयर भी करा रहे हैं हम आपको, सोनम सीटेट की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। थियरी भी हम करेंगे, यहीं से पढ़िएगा शानू, डोंट वरी। नोट्स किस किस सब्जेक्ट का दे चुकी हैं मैम, सीडी भी मिला है अभी राधिका, 1-2 दिन में बाकी भी मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और बाकी सारे। देखिए 49% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं कि इनके जो एक्सपेरिमेंट्स के आंसर हैं वो देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, ये पूछा है। तो मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट सो दैट दे कैन वेरीफाई। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे। बी ऑप्शन है, मस्ट नॉट बी गिवन सिंस स्टूडेंट्स मस्ट ऑब्जर्व एंड डेराइव इन्फरेंस, यानी नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचने का मौका मिलेगा। अगर पहले से आंसर पता होगा तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सप्लोर भी करे, फिर वो कहेगा हाँ ठीक है।
सी ऑप्शन है मस्ट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ईवीएस टीचर सो दैट स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड। तो एक्सप्लेन नहीं, बच्चा आके टीचर से पूछ सकता है, पहले वो खुद ऑब्जर्व करके आए और अपना एक इन्फेरेंस ड्रॉ करके आए, अपना एक कंक्लूजन निकालना सीखे, जो कि प्रोसेस स्किल्स का ही हिस्सा होता है। डी ऑप्शन है मस्ट बी एक्सप्लेन्ड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न, यानी एक्सप्लेन किया जाना चाहिए एंड में। तो जरूरी नहीं है सारे ही एक्सपेरिमेंट क्लास में कराए जाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो उनको खुद भी करने हैं। तो यहाँ पे ये सही है कि बच्चा खुद से ऑब्जर्व करे और निष्कर्ष निकालना सीखे। ऑब्जर्वेशन, अच्छा यहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, रट्टे लगाते हैं चीजों के। एक नया टॉपिक बार बार आने लगा है, प्रोसेस स्किल्स। यानी प्रोसेस स्किल्स क्या है, एक तरह से वो स्किल्स हैं जिन पे बच्चा सोचेगा और एक्टिविटी करेगा ईवीएस में। तो उसमें से दो स्किल्स यहाँ डेवलप हो रही है बच्चे की। एक तो वो ऑब्जर्व करेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन अवलोकन पावर बेहतर होगी, अवलोकन की क्षमता, और दूसरी चीज है उसकी एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्व करने के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा, निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या निकला। तो ये दोनों क्या हो गई, प्रोसेस स्किल्स। और भी क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस स्किल है, एक्सपेरिमेंटेशन एक प्रोसेस स्किल है। ईवीएस में अलग अलग प्रोसेस स्किल्स हैं, साइंस के और ईवीएस के अंदर आएंगी। बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, जवाब दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, द गार्डनर ऑफ योर स्कूल कलेक्ट्स ड्राई लीव्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन। आपके स्कूल का जो बागवानी करने वाला व्यक्ति है, बागवान है, वो बगीचे से सूखी पत्तियां उठाता है और उनको बर्न कर देता है, यानी जला देता है। वन ऑफ योर स्टूडेंट्स कंप्लेन्स अबाउट दिस टू यू। आपका एक विद्यार्थी है जो इस बारे में आपसे कंप्लेंट करता है। आप क्या करेंगे एज अ टीचर, बताइएगा, फटाफट से बताइए, आप क्या करेंगे एज अ टीचर। तो ये अपने आप में क्या है, प्रॉब्लम है भाई, अपने आप में प्रॉब्लम है कि पत्तियां इकट्ठा करके उनमें आग लगाई जा रही है, पॉल्यूशन होगा। देखिएगा, बी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग, कितने लोग, 72%। चलिए देखते हैं। एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट दैट द गार्डनर इज रिड्यूसिंग गार्डन वेस्ट। ये कहेंगे कि गार्डन वेस्ट कम हो रहा है, बट ये तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इसको और अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता था। आस्क द स्टूडेंट्स टू हेल्प गार्डनर इन कलेक्टिंग ड्राई लीव्स एंड हेल्प देम टू मेक कंपोस्ट। यानी विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे, तथा खाद बनाने में सहायता करने को कहेंगे कि उनका खाद कैसे बनाया जा सकता है, कंपोस्टिंग कैसे होती है, ये बच्चे सीख पाएंगे। तो बच्चा एक्टिव है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम उसे सिखा रहे हैं और एनवायरमेंट को बचाना भी सिखा रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन है, बाकी फिर भी दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। सी ऑप्शन है, टॉक टू द गार्डनर एंड इंस्ट्रक्ट हिम नॉट टू डू सो सिंस इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। यानी गार्डनर से बात करेंगे और कहेंगे भाई ऐसा ना करें, ये एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। क्या इससे बेहतर नहीं है जब बच्चे खुद इन्वॉल्व हो गए अपने एनवायरमेंट को बचाने में? बेहतर ऑप्शन है बी। फिर है डी, रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू सॉल्व दिस इशू सिंस दिस में पॉल्यूट द स्कूल्स एनवायरमेंट। आपको बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंक्लूड करना है, जो कि सिर्फ सी ऑप्शन कर रहा है। बाकी तो ऑर्डर्स हैं, उनसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा होगा वहां प्रिंसिपल नहीं होगा तो क्या बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको सिखानी है, जो कि एक महत्वपूर्ण स्किल है उनके लिए। किनके लिए? बच्चों के लिए। 5 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा लेंदी सेशन रहा आज का, बट जरूरी है कि आप इस तरह के सेशंस देखें, उन पे दिमाग लगाएं। और थोड़ा अभी हम जब कंटेंट करने वाले हैं, चैप्टर्स करेंगे मैराथन सेशंस में, मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो आपके लिए फिर और इजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है जी, या कोई दर्द समस्या बाकी है बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। अगर हम बात करें किसकी, बी ऑप्शन 39% लोग कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। यानी सहयोगात्मक अधिगम के बारे में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, इसेंशियल एलिमेंट है। पहला ऑप्शन है, ये बाण वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स, हाँ बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स शेयर इन ग्रुप्स, शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कम्पीट पॉजिटिवली विद अदर्स इन ग्रुप, यानी विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। या स्टूडेंट सपोर्ट ईच अदर इन ग्रुप्स, यानी एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, देखिएगा। पीडीएफ हार्ड कॉपी में नहीं निकाल रहे हैं, नोट्स में कोई प्राइवेसी लगाई है मैम? प्राइवेसी तो लगाई है किशन के लोग उसको गलत तरीके से यूज ना करें, बट मैं देखती हूँ एक बार बात करके टीम से कि क्या किया जा सकता है ताकि वो प्रिंट हो सके। कुछ लोग तो प्रिंट कर ले रहे हैं अभी भी, बट मैं देखती हूँ कि किस तरह से आप लोग के लिए वो ईजी हो जाए, क्योंकि प्रिंट करके पढ़ने में अच्छा रहेगा कि आप हाथ में पेपर लेके पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पेपर क्यों ना हो। फिर भी नाम ले लीजिएगा। आई एम अ फैन, हार्डकोर फैन मैम। बाय द वे लास्ट ईयर ईवीएस की मैराथन में बताया था आपने, बहुत बढ़िया शांतनु क्रिएटर। चलिए, तो डी कह रहे हैं 36% लोग। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि चारों ऑप्शन सही हैं, बट 2 ही ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। देखिए शेयर इन ग्रुप से कहीं ज्यादा बेहतर है कि स्टूडेंट सपोर्ट ईच अदर इन ग्रुप। सपोर्ट करेंगे तो शेयर अपने आप आ जाएगा। यानी बेस्ट ऑप्शन वो होता है या तो वो सबसे बेस्ट हो, या फिर बाकी ऑप्शंस को अपने अंदर समाहित कर ले।
तो ए ऑप्शन जो है, ये बी ऑप्शन, इसको तो इसने इंक्लूड कर लिया, हम कह सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप्स की बात तो यहाँ हो गई कि वर्क कर रहे हैं ग्रुप्स में, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, बट हमें 2 ही ऑप्शन चूज करने हैं। तो इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स कंपीट पॉजिटिवली विद अदर्स इन ग्रुप्स। ये हमारी नजर में थोड़ा सा गलत है कि हम कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं, बट एक पॉजिटिव कॉम्पिटेंस जो हमारी एरिक्सन की थियोरी में भी है कि बच्चा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा, बच्चा थोड़ी सी एक्टिविटी करेगा, अपने अंदर जो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो पॉजिटिवली निखारेगा। खेल रहे हैं तो इसलिए नहीं कि हार गए तो सामने वाले को नीचा ही दिखाते रहेंगे। खेल में हार और जीत दोनों होती है, ये चीज टॉलरेंस डेवलप करने के लिए कॉम्पिटेंस, यानी पॉजिटिवली कॉम्पिटेंस की हम बात कर रहे हैं या नेगेटिवली नहीं। जनरली इसको भी नहीं दिखाया जाता आपकी एग्जाम में, बट ये बिल्कुल रियलिटी से अलग हो जाएगा अगर हम थोड़ा भी कॉम्पिटेंस की बात नहीं करेंगे। तो ये एक एज है, स्कूल एज, जहां पे कॉम्पिटेंस मतलब आपके अंदर जो क्षमता है उसके साथ आप लड़ सकें मतलब दूसरे से नहीं, बट अपने आप परफॉर्म कर सकें। तो पॉजिटिवली अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों को सही माना है आपके बोर्ड ने भी, तो सी और डी सही है, सी ऑप्शन को सही माना है। अब ये पॉजिटिवली क्यों कॉम्पीट करा रहे हैं, ये मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ, अदरवाइज कॉम्पिटिशन पे बढ़ावा नहीं दिया जाता, बट इसको पॉजिटिव कह दिया तो हम बढ़ावा दे पा रहे हैं कि बच्चा जो है वो उसके अंदर वो क्षमता उस लेवल की आ सके एटलीस्ट कि वो